गांव की संकरी पगडंडियों पर धूप छाव का खेल हो रहा था। कभी सरसों के खेतों से आती पीली खुशबू हवा में घुलती, तो कभी आम के बागों से टपकते पके फलों की मीठी गंध। यह वही गांव था जहां आरव का बचपन बीता था। कई साल बाद वह वापस लौटा था, दिल में ढेर सारी यादें और आंखों में एक अधूरा सपना लेकर। आरव शहर में पढ़ाई करने गया था। वहां इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अब नौकरी भी लग सकती थी, मगर उसे खींचकर वापस गांव लाया था दादा की यादें और वह पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे वो हवेली शापित है। रात को वहां कोई टिक नहीं सकता। दादा की हवेली गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी दादा की हवेली। ऊंची छतें, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे। हवेली अब सुनसान थी, पर कभी यहाँ रौनक रहती थी। आरव को याद था, बचपन में दादा उसे गोद में बैठाकर कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में अक्सर छिपे होते थे खजाने, बहादुरी और अधूरे वादे। गांव वाले कहते थे कि दादा की मौत अचानक हुई थी। उनकी आंखें खुली रह गई थीं, जैसे किसी बड़े राज को बताने से पहले ही सांस टूट गई हो। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। आरव की वापसी जब आरव गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। अरे देखो, शहर से लौटा है दामाद जी, कोई हंसते हुए बोला। नौकरी छोड़कर क्यों आया? किसी ने ताना मारा। पर बुजुर्ग और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। आरव सीधा हवेली पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगे ताले को तोड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। भीतर कुप अंधेरा था, मकड़ी के जाले, धूल और सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे में छिपी थी एक अनकही आवाज, जैसे हवेली खुद कह रही हो, मेरे भीतर आओ, तुम्हें मेरा राज जानना है। पहली रात हवेली में। उस रात आरव ने तय किया कि वह हवेली में ही सोएगा। माँ ने मना किया था, पर वह जिद्दी था। लालटेन जलाकर वह पुराने कमरे में बैठा। दीवार पर दादा की धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर की आंखें जैसे उसे देख रही थी। आधी रात हुई तो अचानक हवेली के पीछे से खड़खड़ाहट सुनाई दी। आरव ने सोचा, शायद चूहा होगा, मगर फिर दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह हिम्मत करके उठा और दरवाजे की ओर गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांदनी में कुछ चमक रहा था, जैसे जमीन पर पुरानी धातु की झलक। उस अध्याय 2, डायरी के पन्नों से पुरानी मोहब्बत और दुश्मनी। सुबह की किरणें हवेली के टूटे खिड़की से भीतर झांक रही थीं। धुंध से ढके कमरे में सूरज की रोशनी ने कुछ ऐसे चमकते कण बिखेरे जैसे अनगिनत यादें हवा में तैर रही हों। आरव ने रात भर नींद नहीं ली थी। उसके सामने अब भी वही डायरी खुली पड़ी थी, जिसके पन्नों ने उसकी दुनिया उलट दी थी। डायरी का दूसरा पन्ना। आरव ने धीरे धीरे दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, साल 1952 जब मैं जवान था, तभी इस हवेली की नींव में न सिर्फ ईंटें लगी थीं, बल्कि हमारी मोहब्बत और हमारी दुश्मनी की कहानियां भी दब गई थीं। डायरी में उसके दादा, रघुनाथ सिंह, ने अपनी जवानी की दास्तान लिखी थी। दादा की जवानी। रघुनाथ सिंह गांव के सबसे तेज तर्रार नौजवान थे। खेती बाड़ी, कुश्ती और पढ़ाई, हर काम में आगे। लेकिन उनका दिल गांव के जमींदार की बेटी कुसुम पर आ गया था। कुसुम की हंसी जैसे हवा में फूलों की खुशबू भर देती थी। पर यह प्यार आसान नहीं था। कुसुम के पिता, ठाकुर बलदेव सिंह, अहंकारी और लालची आदमी थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घराने में हो। रघुनाथ भले ही ईमानदार और मेहनती था, मगर बलदेव के लिए वह साधारण किसान का बेटा था। फला टकराव। डायरी में लिखा था कि एक दिन रघुनाथ और बलदेव का सामना हुआ। तेरी औकात नहीं है मेरी बेटी की ओर देखने की, बलदेव गरजा था। औकात इंसानियत से बनती है ठाकुर साहब, जमीन जायदाद से नहीं, रघुनाथ ने जवाब दिया था। उस दिन से दुश्मनी की आग भड़क गई। ठाकुर बलदेव ने रघुनाथ को गांव से निकालने की कोशिश की, पर लोग रघुनाथ की ईमानदारी और बहादुरी जानते थे, इसलिए उसका साथ देते रहे। गुप्त खजाने की बात डायरी में आगे लिखा था, बलदेव सिंह को हमेशा लगता था कि मेरे पास कोई गुप्त खजाना है जो हवेली में छिपा है। सच्चाई यह थी कि वह खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसानियत और गांव की भलाई के लिए रखा गया धन था। यह धन हमारे पुरखों ने इकट्ठा किया था, ताकि कभी गांव पर बुरा वक्त आए तो उसका इस्तेमाल हो सके। आरव की आंखें फैल गईं। तो क्या हवेली में सचमुच कोई छुपा हुआ धन था? मोहब्बत और बिछड़ना। डायरी के अगले हिस्से में लिखा था कि रघुनाथ और कुसुम चोरी छिपे मिलते रहे। उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। कुसुम ने वादा किया कि। अध्याय 3, संघर्ष।
दोस्ती और हवेली के रहस्यमय साहिवेली में अब दिन ढलते ही अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी थीं। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसका भ्रम है या हवेली सचमुच कोई राज छुपा रही है। गांव में चर्चाएं गांव के चबूतरे पर लोग अब खुलेआम बात करने लगे थे। वो लड़का पागल है, शापित हवेली में रह रहा है, कहीं उस पर भी दुष्ट आत्मा न सवार हो जाए। कुछ लोग तो कहते, रघुनाथ सिंह का पोता अपने दादा की तरह जिद्दी है, देखना वही पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठेगी। आरव को ये बातें सुनकर गुस्सा भी आता और दुख भी, लेकिन उसके भीतर दादा की लिखी डायरी का असर और भी गहरा हो रहा था। नए दोस्त इन्हीं दिनों गांव के दो नौजवान उससे मिलने आए, वीरू और गोपाल। दोनों पुराने दोस्त थे जो आरव के बचपन में उसके साथ खेला करते थे। अरे शहर वाले भूया, भूल गए हमें, वीरू ने मजाक किया। आरव हंस पड़ा, भूलूंगा कैसे, तुम दोनों तो मेरी शरारतों के साथी थे। धीरे धीरे तीनों की दोस्ती फिर से गहरी होने लगी। वीरू मजाकिया था पर बहादुर भी, गोपाल शांत स्वभाव का लेकिन दिमाग बहुत तेज। अब हवेली की खोज में आरव अकेला नहीं था। हवेली का तहखाना। एक रात तीनों ने लालटेन उठाई और हवेली के उस हिस्से में गए जहां दादा ने तहखाने का जिक्र किया था। टूटी हुई फर्श को हटाने पर लोहे का एक छोटा दरवाजा दिखा। दरवाजा जंग खाया हुआ था लेकिन अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। यही होगा रास्ता, गोपाल ने कहा। लेकिन सावधान रहना, आरव बोला, दादा ने लिखा है कि दुश्मनों की परछाई अब भी जिंदा है। दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी जैसे कोई चेतावनी। नीचे जाते ही पत्थर की सीढ़ियां दिखीं। रहस्यमय दीवार तहखाने के अंत में एक बड़ी दीवार थी जिस पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए थे। गोपाल ने पाया, सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही इस द्वार को पार कर सकेगा। दीवार पर हल्का सा दरार था। वीरू ने हाथ लगाया तो अंदर से हवा का झोंका निकला, पर दरवाजा खुला नहीं। लगता था कि यह कोई गुप्त रास्ता था जिसे खोलने का तरीका अभी किसी को समझ नहीं आया। डरावनी घटना। अचानक पीछे से किसी ने जोर से हंसी मारी। तीनों चौंक कर मुंह। अध्याय 4। सुराग। दुश्मन और अधूरी सच्चाई। वेली में रहना अब पहले जैसा आसान नहीं था। दिन में भी अजीब सी सरसराहटें सुनाई देती, रात को दीवारों पर छायाएं नाचतीं। लेकिन आरव, वीरू और गोपाल अब पीछे हटने वाले नहीं थे। डायरी का चौथा पन्ना। एक सुबह आरव ने डायरी का चौथा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, तहखाने की दीवार केवल विश्वास और बलिदान से खुलेगी, पर याद रखो, बलदेव सिंह और उसके वंशज कभी नहीं चाहेंगे कि यह द्वार खुले। जो भी सच्चाई तक पहुंचेगा उसके सामने मौत का खतरा खड़ा होगा। आरव ने गहरी सांस ली। तो यह साफ है कि दुश्मन आज भी जिंदा है। गांव में हलचल। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। किसी की फसल रातों रात जल जाती, किसी के मवेशी गायब हो जाते। लोग कहने लगे, ये सब हवेली से उठती आत्माओं का काम है। लेकिन आरव जानता था, ये सब इंसानों का किया हुआ है। अनन्या का समर्थन। आरव ने जब यह बात अनन्या से कही तो उसने गंभीर होकर कहा, मुझे शक है कि ये सब ठाकुर बलदेव के पोते विक्रम सिंह का काम है। वह कई बार गांव में आया है और हवेली के आसपास मंडराता है। वह चाहता है कि हवेली खाली हो जाए। आरव ने सिर हिलाया। तो दुश्मन अब सामने आने ही वाला है। सुराग की खोज। वीरू और गोपाल की मदद से आरव ने तहखाने की दीवार पर बने श्लोकों को और ध्यान से पढ़ा। उनमें एक पंक्ति छिपी थी, धरती का अर्पण, रक्त की बूंद से मार्ग खुलेगा। तीनों चौंक गए। क्या दीवार किसी बलिदान से खुलेगी? आरव ने अपनी उंगली से हल्का सा खून निकाला और दीवार पर लगाया। अचानक दीवार में हल्की कंपन हुई। पत्थरों के बीच से रोशनी झिलमिलाई और एक गुप्त रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा। गुप्त कक्ष। अंदर कदम रखते ही तीनों हैरान रह गए। वह एक विशाल कमरा था जिसमें पुरानी संदूकें, ताम्रपत्र और सोने चांदी के सिक्कों के ढेर रखे थे। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ी पत्थर की पटिया पर कुसुम की तस्वीर रखी थी, यानी दादा की खोई हुई मोहब्बत का प्रतीक। पटिया पर लिखा था, यह खजाना गांव का है, किसी एक का नहीं। जो इसे पाना चाहे पहले इंसानियत साबित करे। दुश्मन का आगमन। पीछे से तेज आवाज आई, तो यही है वो खजाना। विक्रम सिंह अपने गुंडों के साथ खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर वही लालच जो उसके दादा बलदेव सिंह। अध्याय 5। क्लाइमेक्स। विरासत और नया सवेरा। तहखाने की दीवारें कांप रही थीं।
हवा में धूल और बारूद की गंध तैर रही थी। आरव और विक्रम के बीच घमासान मचाए था। वीरू और गोपाल अभी भी गुंडों से लड़ रहे थे। अनन्या पत्थर की पटिया के सामने खड़ी थी, मानो अपने प्राणों की बाजी लगाकर खजाने की रखवाली कर रही हो। निर्णायक टकराव। विक्रम ने चाकू से वार किया, लेकिन आरव ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। ये खजाना मेरा है, विक्रम गरजा। आरव ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और बोला, ये खजाना इंसानियत का है, लालच का नहीं। लड़ाई के बीच अचानक एक गुंडे ने बंदूक उठा ली। उसने सीधे आरव पर निशाना साधा। वीरू की शहादत। गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। वीरू आरव के सामने कूद पड़ा और गोली उसके सीने में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। आरव, तू खजाना बचाए ले। मैं गया। आरव की आंखों से आंसू फूट पड़े। गोपाल ने गुस्से में बंदूक छीनकर गुंडे को गिरा दिया। तहखाने में अफरातफरी मच गई। अनन्या की कुंजीज बीट पत्थर की पटिया पर अचानक रोशनी फैलने लगी। कुसुम की तस्वीर चमक उठी और उस पर लिखे अक्षर जगमगाने लगे, जैसे हवेली खुद अपना राज खोल रही हो। अनन्या आगे बढ़ी। उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें तस्वीर पर गिरीं। तभी पटिया के नीचे छुपा कक्ष खुल गया। उसमें एक ताम्रपत्र था, जिस पर लिखा था, हम धन केवल वही संभालेगा जो दुश्मनी से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनेगा। आरव ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय भी था। विक्रम का अंत। विक्रम ने आखिरी कोशिश करते हुए ताम्रपत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण पत्थर की छत से भारी मलबा गिर पड़ा। विक्रम उसके नीचे दब गया। उसकी आखिरी चीख तहखाने में गूंजकर खामोश हो गई। विरासत पूरी। आरव और अनन्या ने मिलकर ताम्रपत्र उठाया। उसमें लिखा था कि यह खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, स्कूल, अस्पताल और अनाज भंडार बनाने के लिए। गोपाल ने कहा, भाई, यही दादा का सपना था। वीरू की निस्पंद देह को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। आरव ने कसम खाई, वीरू की शहादत बेकार नहीं जाएगी। यह खजाना गांव के नाम होगा। हवेली का शाप टूटना। जैसे ही ताम्रपत्र बाहर निकाला गया, हवेली की दीर